लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तो पिछली कक्षाओं में हम देख रहे थे राशि स्वरूप, राशियों का स्वरूप देख रहे थे किस प्रकार से होता है। तो एक हमने वृश्चिक धनु तक अच्छे से वहां पर अध्ययन किया था। तत्पश्चात हम देखेंगे अब पुनः आगे धनु राशि से ही प्रारंभ करते हैं। तो पृष्ठोदयी त्वत्थ धनुर्गुरुस्वामी च सात्विकः पिंगलो निशिवीर्याढ्यः पावको क्षत्रियो द्विपात् आदावन्ते चतुष्पादः समगात्रो धनुर्धरः पूर्वस्थो वसुधाचारी तेजस्वी ब्रह्मणा कृतः। ऐसा धनु राशि का स्वरूप वहां पे आचार्य ने बताया है। अब यहाँ पर हम कुछ राशियों के यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने पूर्व में भी देखा कि कौन सी, मतलब उनका उदय किस प्रकार से होता है, उस राशि का स्वामी कौन है, क्या वर्ण है, क्या तत्व है ना। और ब्राह्मण आदि कौन सा वर्ण है, और वो चतुष्पद राशि है या द्विपद राशि है, जलचर राशि है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न विषय वहां पर श्लोकों में कहा गया है। तो वैसे ही धनु राशि का स्वरूप आगे कथन कर रहे हैं। पृष्ठोदयी अर्थात इस राशि का भी जो उदय होता है वो पृष्ठोदय है, पिछले भाग से उसका उदय होता है, इसलिए पृष्ठोदय संज्ञक कहा गया है। सत्वगुणी इसका गुण, सत्व गुण प्रधान ये राशि है। पिंगल वर्ण है, स्वर्ण की भांति चमकीला पिंगल वर्ण है। रात्रि में बली है, अर्थात रात्रि में बल प्राप्त है इस राशि को। अग्नि तत्व है, क्षत्रिय वर्ण है। अब यहाँ पर मैं कल भी चर्चा किया था, पुनः एक बार उसको कथन करता हूँ। तो पूर्वार्ध अर्थात 0 30 डिग्री की एक राशि होती है, 30 डिग्री की जो राशि होती है 30 अंश की, उसमें जो पहला मतलब उसको जब दो भागों में विभाजित कर देंगे तो पहला भाग पूर्वार्ध और द्वितीय भाग उसका उत्तरार्ध कहलाएगा। तो पूर्वार्ध में 0 से लेकर के अर्थात 0 से लेकर के 15 अंश तक, वहां पर 0 to 15 डिग्री, वहां पर द्विपद संज्ञक राशि कहा गया है धनु राशि को। तो क्यों द्विपद संज्ञक राशि कहा गया है? तो जब आप आकाशीय स्थिति वशात जो स्वरूप बनता है राशि राशि का, तो वहां पर धनु राशि का जो स्वरूप है, तो वो पूर्वार्ध जो उसका पहला भाग जो है, अर्थात सिर से लेकर धड़ पर्यंत जो भाग है, वो एक धनुर्धारी पुरुष का स्वरूप है। तो पुरुष द्विपद होता है, इसलिए द्विपाद राशि कहा गया है, दो पैर होते हैं उसके। उसी प्रकार जो उत्तरार्ध है, धड़ से लेकर के पिछला भाग पूरा पैर तक, वो एक घोड़े का स्वरूप है, इसलिए उत्तरार्ध जो है वो चतुष्पद संज्ञक कहा गया है। इसी प्रकार से ये दो भागों में विभाजित है। तो ये द्विपद राशि भी है और चतुष्पद राशि भी है। तो जो पूर्वार्ध है द्विपद है, उत्तरार्ध जो है वो चतुष्पाद संज्ञक है। तो सम शरीर है, धनुष धारण करने वाला है, पूर्व दिशा में रहने वाला, और भूमिचारी, भूमि पर विचरण करने वाला, और तेजस्वी, और इस राशि का स्वामी गुरु है। ऐसा धनु राशि का स्वरूप इत्यादि कहा गया है। आगे देखते हैं मकर राशि का। मंदाधिपस्तमी भौमी यामेट च निशि वीर्यवान पृष्ठोदयी बृहद्गात्रः कर्पूरो वन भूचरः आदौ चतुष्पदोन्ते तु विपदो जलगो मतः। तमोगुणी भूतत्व, दक्षिण दिशा में रहने वाला, रात्रि बलि, पृष्ठोदयी, दीर्घ शरीर, चित्र वर्ण है, विचित्र वर्ण है, मतलब चितकबरा जो वर्ण होता है वो, इसलिए कर्पूर वर्ण कहा गया है। तो वन एवं भूचारी, पूर्वार्ध में चतुष्पाद और उत्तरार्ध में पैर से हीन, ये भी उसी प्रकार की राशि है। अब मकर राशि का स्वरूप जब आप देखेंगे, तो पूर्वार्ध में चतुष्पद कहा गया, अर्थात क्या है वहां पर? मृग है, अर्थात हिरण का स्वरूप है मकर, इसलिए कहीं कहीं पर श्लोकों पर मृग करके कहा गया है। कुछ स्थानों पर पाठ भेद देखने को मिलता है, कुछ ग्रंथों में इसे पूर्वार्ध में अज का स्वरूप बता दिया गया, बकरे का स्वरूप भी बताया है, लेकिन सामान्य रूप से मृग समझना है, मकर इसका स्वरूप है पूर्व में, इसलिए मकर मृग इसलिए कहा गया। और पूर्व उत्तरार्ध में मगर का स्वरूप है, जिस प्रकार से ग्रास होता है, जो क्रोकोडाइल होता है मगर, उसका स्वरूप इसका कहा गया, इसलिए मकर राशि से कहा जाता है। तो पूर्वार्ध में चतुष्पद संज्ञक है क्योंकि हिरण का स्वरूप है, और उत्तरार्ध में मकर पैरहीन है, जलचर राशि है, इसलिए कहा गया, इसलिए इसको जलचर भी कहा गया है, जलचर राशि है। तो और इसका स्वामी जो है वो शनि है, शनि, जो शनि ग्रह है वो इस राशि का स्वामी है, ऐसा मकर राशि का स्वरूप कहा गया। तत्पश्चात आगे देंगे कुंभ राशि। कुंभा कुंभी नरो बभ्रुर्वर्णो मध्य तनुर्द्विपाद द्विवीर्यो जल मध्यस्थो वातशीर्षो दयितमः शूद्र पश्चिम देशस्य स्वामी दैवाकरी स्मृतः। इस राशि का स्वामी भी शनि है, जो घड़ा धारण किया हुआ एक पुरुष है, भूरा वर्ण है, मध्यम शरीर वाला,
और पैर से हीन, दिवाबली जलचारी, वायु तत्व, शीर्षोदयी, तमोगुणी, शुद्र जाति, पश्चिम दिशाधिप और स्वामी इसका शनि, ऐसा कुंभ राशि का स्वामी शनि है। और ये भी एक जलचर राशि है, क्योंकि जल का संबंध है इस राशि से, इसलिए जलचर हाथ में घड़ा लिया हुआ पुरुष बताया गया है। तो घड़ा है उसके हाथ में, जो कुंभ, मतलब जो कुंभ का अर्थ घड़ा, उसमें जल होता है, हम सभी जानते हैं। तो इसको भी जलचर राशि कहा गया है, ऐसा कुंभ राशि का स्वरूप कहा गया है। तदनंतर देखेंगे मीन राशि। तो मीनौ पुच्छास्य संलग्नौ मीन राशिर्दिवाबली जली सत्व गुणाढ्यस्य स्वस्थो जलचरो द्विजः अपदो मध्य देही च सौम्यस्थो ह्युभयोदयी सुराचार्याधिपश्चेति राशीनां गदिता गुणाः त्रिंशद्भागात्मकानां च स्थूल सूक्ष्म फलाय च। अब ये जो मीन राशि है, ये एकमेव राशि है जो उभयोदयी संज्ञक है। उभयोदयी अर्थात न तो इसका शीर्ष से उदय माना गया है, न न सिर्फ इसका पृष्ठ उदय माना गया, अपितु इसका उदय जो है उभय, अर्थात ये शीर्ष से भी उदय हो रहा है और ये पृष्ठ से भी उदय हो रहा है। तो कैसे? तो जब हम मीन राशि का स्वरूप देखते हैं, तो दो मीन हमें वहां पर, मीन अर्थात मछली, तो दो मछली वहां पर, दो मत्स्य वहां पर हमें, एक का मुख ऊपर है और एक का मुख नीचे है। अर्थात क्या हो गया, जब उदय होगा तो एक का मुख निकलेगा और एक का पृष्ठभाग उदय होता हुआ दिखेगा, इसलिए उभयोदयी संज्ञा किसे कहा गया, अर्थात मुख से भी उदय हो रहा है और पृष्ठ से भी उदय हो रहा है, इसलिए इसे उभयोदय कहा गया, उभयोदयी राशि कहा गया है। ये एकमेव राशि है ऐसी। तो इसका स्वामी गुरु है। गुरु ग्रह जो है, बृहस्पति जो है, इसके स्वामी है, ऐसा मीन राशि का स्वरूप बताया गया है। तो मुखपुच्छ मिले हुए दो मछली, दिन में बली है, जल तत्व है, सत्व गुण युक्त है, स्वस्थ और जलचारी, विप्र जाति है, विप्र अर्थात ब्राह्मण वर्ण है इस राशि का, पैर से हीन है, पैर नहीं होते मछली के, हम सभी जानते, मध्यम शरीर है, उत्तर दिशाधिप है, उभयोदयी एवं स्वामी गुरु, ऐसा मीन राशि का स्वरूप कहा गया। तो इस प्रकार 30 अंशात्मक राशियों का स्वरूप स्थूल तथा सूक्ष्म फलादेश हेतु कहा गया है। तो ये जब एकदम फलादेश किया जाता है एकदम स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, तो ये भिन्न विभिन्न स्थानों पर ये सब कार्य में इसका प्रयोजन है। फलादेश आदि कार्यों में ये सब जो स्वरूप आदि बताए गए, इसका प्रयोजन, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। तो यही था आपको इसका राशियों के विषय में था। जन्म काल से आधान समय का ज्ञान इत्यादि जो है, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आप अध्ययन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे इसके पश्चात। हाँ बोलिए। प्रत्येक राशीचा वर्ण कसा काय ठरतो? म्हणजे क्षत्रिय, ब्राह्मण हे ते कसं काय ठरवतात? म्हणजे तो उसका क्रम है जिस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था हम्म, बताई गई है, उसके अनुसार वही क्रम से उनका वर्ण कहा गया है। आपका क्वेश्चन यही मतलब, क्यों उन्हें ब्राह्मण राशि, क्यों क्षत्रिय, ऐसा आपका क्वेश्चन है हाँ क्या? हाँ 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 हाँ, वैसा ही वैसे ही। हम्म। तो ऐसा तो कुछ विशेष कहीं पर बताया नहीं गया है, लेकिन देख सकते हैं कि जो मीन राशि है, मीन राशि से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्रम चलता है, मेष से नहीं होता है वो। तो मीन राशि गुरु की राशि है। तो ये ग्रहों के हम्म स्वभाव आदि से, ग्रह इनके स्वामी हैं, तो उनके स्वभाव आदि को देखते हुए इसको, जैसे गुरु की दोनों राशियां जो है, अब जैसे देखेंगे पहले धनु राशि का स्वरूप देखते हैं। तो धनु राशि और मीन राशि वहां पर देखेंगे, कहाँ गई धनु। हम्म। ठीक है, धनु राशि देखते हैं, देखो। तो पृष्ठोदयी सत्वगुणी पिंगल वर्ण रात्रि बलि, यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण बताया गया है ना। धनु, हम्म ये राशि के स्वभाव वशात यहाँ पर कहा गया है, इसका कुछ विशेष प्रयोजन नहीं है कि इनका स्वरूप इत्यादि देख करके हम कह सकते हैं। अब जैसे क्षत्रिय वर्ण धनु में क्यों कहा गया है, ऐसा अगर देखा जाएगा, क्योंकि ये तो यद्यपि गुरु की राशि है लेकिन क्षत्रिय वर्ण कहा गया है। तो क्षत्रिय इसलिए यहाँ पर हम मान सकते हैं कि धनुर्धारी पुरुष है आगे में, तो उसके हाथ में धनुष है। और हम्म मतलब ये स्वभाववादी गुण से देखा गया है, मतलब उनका स्वभाव देखते हुए उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब जैसे क्षत्रिय का धर्म है हाथ में शस्त्र धारण करना, है ना, और हम्म हम्म प्रजा रक्षण करना बाहुबल इत्यादि से, तो क्षत्रिय वर्ण इस प्रकार से देख सकते हो। और रैंडमली कोई एक राशि लेते हैं, मान लीजिए कि, सेकंड, हाँ, तो मान लीजिए कि अभी हम देखते हैं सिंह राशि, तो सिंह राशि का भी हम
अभी क्षत्रिय वर्ण यहाँ पर कहा गया है। तो सिंह है, उग्र स्वभाव है। क्षत्रिय भी उग्र होते हैं, बलवान होते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी क्षत्रिय वर्ण। अभी फिर और एक दूसरी राशि देखते हैं। मान लीजिए कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि को लिया गया, तो मिथुन राशि का कौन सा वर्ण दिया गया है, देखिए यहाँ पे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र वर्ण यहाँ पर आता है, इसका यहाँ पर श्लोक में दिया नहीं है। तो शूद्र वर्ण इस राशि का दिया गया है। तो मतलब जब रजोगुण इत्यादि की प्रधानता हो रही है वहां पर, है ना, तो हम्म मैथुन करते हुए स्त्री पुरुष है, तो वहां पे हम्म सत्वगुण नहीं है। तो इस प्रकार से कहा गया मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का एक प्रकार से शूद्र राशि, तो इसका कुछ ऐसा विशेष प्रयोजन करके नहीं लिया है, इनके स्वभाव आदि गुण के अनुकूल ही इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का यहाँ पर संज्ञा दे दी गई है। इसका कुछ विशेष प्रयोजन नहीं बताया है, ठीक है। इनके स्वभाव आदि को देखते हुए, इनके गुण इत्यादि को देखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बताया गया है। समझ में आ रहा है आपको, आर्या जी? हाँ 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 जी। जी, ठीक है। और ये ऋषि प्रणीत है, ऋषियों ने ही कथन किया है। ब्रह्मा जी जब विवेचन किए, पराशर इत्यादि ने, तब उसी काल से ये चला आ रहा है, तब से हाँ, उनको उसी प्रकार से संज्ञा दे दी गई है। अब इसके बाद ओके। में हम देखेंगे वर्ग, वर्ग विवेचन अध्याय, जो वर्ग बताए गए हैं, षोडश वर्ग इत्यादि, तो उसके विषय विषय में हम देखेंगे। भाव लग्न साधन, होरा लग्न साधन, घटी लग्न साधन। हम्म, एक सेकेंड। तो कुछ लग्न के विषय में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो भाव, ये लग्न साधन इत्यादि बताए गए हैं यहाँ पर। तो ये पूरा लग्न, घटी लग्न, वर्ण दशाध्याय, तो कुछ अध्याय विभिन्न पुस्तकों में आगे पीछे हुए हैं, तो थोड़ा वहां से, तो ये षोडश लग्न वाला हम थोड़ा देख लेते हैं। लग्न को आपको सामान्य रूप से समझना है अभी। हाँ, लग्न। हम्म तो देखो, अताम संप्रोक्षामि तवाग्रे द्विजसत्तमा, भावहोरा घटी संज्ञा, लग्नातीति पृथक पृथक, सूर्योदयं समारभ्य घटिका नाम तु पंचकम, प्रयाति जन्म पर्यंतम भावलग्नम तदेव हि, इष्टम घट्यादिकम भक्त्या पंचभिर्भा पंचभिर्भादिजं फलम, योज्य योज्यमोदयिके सूर्ये भावलग्नम स्फुटम च तत्। तो पराशर जी कहते हैं कि हे द्विज प्रवर, अभी पराशर और मैत्रेय का संवाद है, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था। तब वो मैत्रेय को बताते हैं कि अब मैं आपके समक्ष भाव लग्न, होरा लग्न और घटी लग्न को अलग अलग कहता हूँ। तो सूर्योदय से जन्म काल तक प्रत्येक 5-5 घटी के अंतर से, एक घटी 24 मिनट्स की होती है, ठीक है, तो एक घटी 24 मिनट्स की। तो सूर्योदय से जन्म काल तक प्रत्येक, जब सूर्योदय हुआ वहां से लेकर जन्म काल पर्यंत, तो प्रत्येक 5-5 घटी के हिसाब से एक एक लग्न का प्रमाण होता है। तो एक एक लग्न वहां पर 5 घटी का प्रमाण बताया गया है, जिसे हम लगभग 1.5 पौने 2 घंटे का समय मानते हैं। तो एक एक लग्न का प्रमाण होता है और वो भाव लग्न होता है। तो 24 घटी, मतलब 24 मिनट्स का एक घटी हुआ, तो 5 घटी में कितने मिनट्स हुए यदि हम देखेंगे, तो 24 × 5 करते हैं वहां पर, तो 120 मिनट लगभग वहां पर 2 घंटे का समय आता है। तो एक लग्न का काल हम मान सकते हैं कि 2 घंटे का। इसलिए कह रहे हैं कि सूर्योदय से जन्म काल तक प्रत्येक 5-5 घटी के हिसाब से एक एक लग्न का प्रमाण होता है, और वह भाव लग्न होता है। वो लग्न क्या कहलाता है? भाव लग्न कहलाता है। तो वो जो भाव लग्न है वही प्रथम भाव होता है। प्रथम भाव का अर्थ क्या है? वो लग्न भाव कहलाता है। जब लग्न ही नहीं होगा तो हम भाव साधन नहीं कर पाएंगे। तो भाव साधन करने के लिए, भावों की उत्पत्ति के लिए आपको लग्न का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए पूर्व सूर्योदय से लेकर के जन्म काल तक प्रत्येक 5-5 घटी के हिसाब से, मतलब 5-5 घटी के अंतराल में एक एक लग्न होता है। अतएव अपने इष्टकाल में 5 से भाग देने पर, इष्टकाल अर्थात क्या है कि इष्टकाल किसे कहते हैं? तो सूर्योदय से लेकर के जन्म पर्यंत का समय
या जो भी समय जिसका भी हम साधन कर रहे हैं वो इष्टकाल कहलाता है। हमें साधन कहाँ से करना है, सूर्योदय से लेकर हमारे समय तक। तो अपने इष्टकाल से अपने इष्टकाल में 5 से भाग देने पर जो राशियादि लब्धि हो उसे उदयकालिक स्पष्ट सूर्य में योग करने से, उदयकालिक स्पष्ट सूर्य अर्थात क्या है, सूर्योदय के समय में जो सूर्य का स्पष्ट, सूर्य का अर्थ ये होता है कि ये जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, मान लीजिए ये 324 25, मतलब ग्रहों का एड्रेस जो होता है, संकेत जो होता है, वही स्पष्ट कहलाता है। स्पष्ट सूर्य है मतलब ग्रहों की या सूर्य आदि ग्रहों की जो एग्जैक्ट स्थिति है आकाश में, अर्थात वो किस राशि में है, कितने अंश पे है, कितने कला पे है, कितने विकला पे है, यही स्पष्ट सूर्य कहलाता है। तो यहाँ पर बताया कि अपने इष्टकाल में 5 से भाग देने पर जो राष्ट्रादि लब्धि हो, जो राष्ट्रादि शेष बचेगा, उसे उदयकालिक स्पष्ट सूर्य में योग करने से राष्ट्रादि स्पष्ट भाव लग्न हो जाएगा। तो जो उदयकालिक स्पष्ट सूर्य है, सूर्य का जो स्पष्ट बताया गया है, जो राशि आदि अंश कला विकला आदि जो बताया गया है, उसमें आप जब जोड़ देंगे, योग कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे, तो आपका राशि आदि स्पष्ट भाव लग्न होगा, वही आपका जो राशि आदि में आएगा वो स्पष्ट लग्न आ जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, जन्मेष्ट काल 5:25 में, ये 5 घटी 25 पल मान लीजिए, तो जन्मेष्ट काल है 5:25 में 5 का भाग दिया जाए तो 1500 राशियादि हुआ। तो इसको उदयकालिक स्पष्ट सूर्य में 3 भी जो स्पष्ट सूर्य का यहाँ उदाहरण दिया, वो 3 20 4 25 में जब जोड़ दिया जाएगा 1 5 को, तो ये 4 25 जो हुआ, तो ये आपका भाव लग्न हुआ, ये लग्न आपका स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से एक विधि बताइए भाव लग्न निकालने की। उसी प्रकार से होरा लग्न साधन, अभी आप ये गणित का विषय है आपका, अभी ये डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स इत्यादि में आप अधिक गणित के विषय में जाएंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सामान्य रूप से आपको जानकारी के लिए आपको बस ध्यान में रखना है, इसका कुछ अभी आपको ज्यादा चिंतन नहीं करना है। अभी तो क्या होगा कि आप कंफ्यूज होगे और आगे के विषय में आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अभी आप सामान्य रूप से सामान्य जानकारी के रूप में इसे ग्रहण कीजिए, ज्यादा चिंतित नहीं होना। तो तथा सार्ध द्विघटिका मिता दर दको कहा गया, तथा सार्ध द्विघटिका मिता दर्कोदया द्विज प्रयाति लग्नम तन्नाम होरा लग्नम प्रचक्षते इष्टघट्यादिकम द्विघ्न पंचाप्तम भादिकम च यत् योज्यमौदिके भानो होरा लग्नम स्फुटम हितत्। जो पहले देखी वो भाव लग्न है, तो भाव का जो लग्न होता है वो वाला लग्न हमने देखे थे। अभी यहाँ पे होरा लग्न, तो सूर्योदय से जन्मेष्ट काल तक प्रति 2.5 घटी में एक एक होरा लग्न का प्रमाण होता है। तो सूर्योदय से जन्मेष्ट काल, जो जन्मादि जो काल होगा इष्ट काल हमारा, तो वहां तक प्रति 2.5 घटी में, अब 2.5 घटी फिर से प्रश्न आ जाता है कि 2.5 घटी मतलब कितना हुआ, तो 1 घटी में 24 मिनट, 2 घटी में 48 मिनट, और 48 में और 2.5 बोला है तो अब 12 घटी और जोड़ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे का समय हो जाएगा वहां पर, है ना। तो 1 घंटे का वहां पर जो समय है वो एक एक होरा लग्न का प्रमाण होता है माना गया। अतः वो अपने इष्ट काल को 2 से गुणा कर 5 का भाग देने पर जो राशियादि लब्धि हो उसे उदयकालिक सूर्य में योग कर देने से स्पष्ट होरा लग्न होता है। ये होरा लग्न बताया गया है, ठीक है। होरा का अर्थ भी क्या होता है, एक 1 घंटा। सामान्य रूप से हम जब संस्कृत में अध्ययन करते हैं तो होरा का अर्थ होता है 1 घंटात्मक काल जो है वो हमारा होरा होता है। तो जो 24 घंटे होते हैं हमारे दिन में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर होरा लग्न बताया गया है। ये एक एक घंटे का यहाँ पर होरा लग्न, 2.5 घटी अर्थात क्या हो गया, 1 घंटा, है ना। तो एक एक घंटे का यहाँ पर होरा लग्न बताया गया है। तो जन्मेष्ट काल 5:25 को 2 से, हाँ अब यहाँ पर देखिए, अपने इष्ट काल को 2 से गुणा कर 5 का भाग देने पर जो राशियादि लब्धि हो उसे उदयकालिक सूर्य में योग कर देने से, ऊपर में क्या था कि 5 घटी का अर्थात कितना समय आ रहा था हमारा, 2 घंटे का, यहाँ जो है वो 1 घंटे का है। तो जन्मेष्ट काल 5:25 को 2 से गुणा किया तो 10 घटी 50 पल हुआ, इसमें 5 का भाग दिया तो दो दो राशि 10 अंश शून्य कला राशि आदि हुए। तो इसे उदयकालिक सूर्य में अर्थात जो मतलब 3 राशि अर्थात ये चतुर्थ मतलब कर्क राशि में 3 राशि 20 अंश 4 कला और 25 विकला में योग किया तो 6 राशि अर्थात ये तुला राशि में गया, तो 6 4 25 हुआ, और यही होरा लग्न हुआ। अर्थात क्या हुआ, होरा लग्न क्या हो गया, अर्थात तुला लग्न हो गया। ये तुला लग्न में 0 अंश पर 4 कला और 25 विकला में यहाँ पर होरा लग्न हमें प्राप्त हुआ।
उसके बाद में घटी लग्न एक और, मतलब एक हो गया भाव लग्न, एक हो गया होरा लग्न, तीसरा है घटी लग्न। कथयामि घटी लग्नम शृणुत्वम द्विज सत्तमा, सूर्योदयात समारभ्य जन्म कालावधि क्रमात्। ये घटी लग्न है। आपको इसका सिर्फ सामान्य रूप से अर्थ जानना है कि भाव लग्न किसे कह रहे, होरा लग्न किसे कह रहे और घटी लग्न किसे कह रहे। तो होरा लग्न जो था वो 2 घंटे का था, घट सॉरी होरा लग्न जो था जो 1 घंटे का था, भाव लग्न तो जो था वो 2 घंटे का था। अब घटी लग्न के, हे द्विजवर, अब मैं घटी लग्न को कहता हूँ, कह रहे हैं कि उसे आप सुनिए। तो सूर्योदय से एक एक घटी के प्रमाण से, अब यहाँ पर एक ही घटी का समय बता दें जो 24 मिनट्स हो गया, ठीक है। तो सूर्योदय से एक एक घटी के प्रमाण से जो लग्न व्यतीत होता है उसे घटी लग्न कहते हैं। घटी का अर्थ ही 24 मिनट्स होता है। अतएव इस इष्ट घटी को राशि एवं इष्टफल से, तो इस इष्ट घटी को 12 से अधिक होने पर 12 से तस्तित करे बोल रहा है। तो 12 से अधिक हो जाएगा, तो 12 से अधिक हो जाएगा तो वहां पर हमें क्या करना होगा। तो बोलता है इष्ट घटी को राशि एवं इष्टफल को 2 का भाग देकर अंशादि जानना चाहिए। तो ये वो 12 से अधिक हो जाएगा तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, घटी पल सॉरी कला विकला में उसे परिवर्तित करना होगा, वो गणित का विषय है। अतः वह इष्ट घटी को राशि एवं इष्टफल को 2 का भाग देकर, तो जो राशि है जो इष्ट घटी को राशि और एवं इष्टफल को 2 का भाग देकर अंशादि जानना चाहिए। पूर्वोक्त राशि और अंशादि को उदयकालिक स्पष्ट सूर्य में जोड़ने से घटी लग्न होता है। भाव होरा घटी इन तीनों लग्नों को पृथक पृथक कुंडली बनाकर जिस जिस राशि में जो जो ग्रह हो तत्त तत् राशि में ग्रह न्यास कर फल करना चाहिए। आजकल क्या होता है कि सॉफ्टवेयर होने से हमारे पास रेडीमेड लग्न इत्यादि हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये एक पद्धति बताई है कि किस प्रकार से हम लग्न का साधन कर सकते हैं, होरा लग्न का साधन, घटी लग्न का साधन कर सकते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर दिया, जन्मेष्ट काल 5 घटी 25 पल, घटी राशि 5 एवं पल 25 2 से भाग दिया तो 12 30 0 अंशादि हुआ था। राष्ट्रादि क्या हुआ, 5 12 30 हुए। इसे उदयकालिक सूर्य तीन तीन राशि 20 अंश 4 कला 25 विकला में युद्ध किया तो 9, अर्थात ये मकर राशि चला गया तो 9 राशि 2 अंश 34 कला 25 विकला हुआ। यह आपका घटी लग्न हुआ। तो घटी लग्न भी साधन किया जा सकता है, होरा लग्न, भाव लग्न, ये सब साधन किया जाता है। तो पूर्वोक्त लग्नादि भाव के 15-15 अंश दीप्तांश होते हैं, अतएव भावांश से 15 अंश पूर्व से ही भावारंभ होता है। मतलब जब भावांश से 15 अंश पूर्व से ही भाव का आरंभ भी मान लिया जाता है, और भावांश से 15 अंश अनंतर में भाव की पूर्ति होती है। भावारंभ से फलारंभ और भावांत में फलांत हो जाता है। भावांश तुल्य ग्रहों के अंश हो तो पूर्ण फल, और भाव के अंत में शून्य फल हो जाता है। अतः भाव और संधि के मध्य में ग्रह हो तो अनुपात से फलादेश करना चाहिए। तो ये फलादेश करने के लिए विभिन्न आचार्यों ने इसको यहाँ पर विवेचन किया है। घटी लग्न, गोरा लग्न और भाव लग्न इत्यादि, ये कुछ अभी विशेष विषय नहीं है, ये सामान्य जानकारी के लिए आपको अध्ययन करना। आगे के जो विषय आ रहे हैं उसको आपको पढ़ना है। अब आप आ जाएंगे सीधा षडवर्ग में। तो षडवर्ग मुख्य रूप से आपको जानना है। यहाँ पर पहले हम षोडश वर्ग का विवेचन करेंगे। तो षोडश वर्ग आपको जानना है, लेकिन आपको सिलेबस में षडवर्ग का ही वहां पर एग्जाम इत्यादि होगा, उसमें आपको षडवर्ग ही लिखना है। षडवर्ग ही हम यहाँ पर फोकस करेंगे। अभी पहले षोडश वर्ग देखेंगे। तो ये वर्ग क्या है, तो जिस प्रकार से अलग अलग कुंडली होती है, जैसे आपने एक प्रसिद्ध सुने होंगे नवांश कुंडली करके सुने होंगे, तो वर्ग का विषय है। क्या होता है कि राशियों को भागों में विभाजित किया है। एक भाग, एक राशि, वो पहला भाग हो गया। फिर राशि को 2 भाग में विभाजित किया, तीन में किया गया, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते 60 भागों षष्ट्यंश तक वहां पर विभाजन किया हुआ है। तो ऐसे षोडश वर्ग बन गए। उसमें से भी मुख्य रूप से हमें जानकारी जो यहाँ पर प्राप्त करनी है पाठ्यक्रम के अनुसार, वो षडवर्ग की जानकारी हमें प्राप्त करनी। तो षडवर्ग है राशि, होरा, देशकाण, नवांश, द्वादशांश और त्रिंशांश, ये हमारे षड वर्ग है। तो सबसे पहले वहां पर अभी हम षोडश वर्ग को जानते हैं। क्या है षोडश वर्ग, तो कहते हैं वर्गान षोडश यानाः ब्रह्मलोक पितामहः तान हम संप्रवक्ष्यामि मैत्रेय श्रूयताम इति।
क्षेत्रम होरा च दृष्काणस् तुर्यांशः सप्तमांशकः नवांशो दशमांशश्च सूर्यांशः षोडशांशकः विंशांशो वेदबाह्वंशो भाष्त्रिंशांशकस्ततः कवेदांशो क्षवेदांशः षष्ट्यंशः तथा परम करके बोला है। ठीक है। तो लोग पितामह ब्रह्मा जी ने जो षोडश वर्ग कहे उनको अब आचार्य कह रहे, तो गृह, गृह अर्थात राशि, जो राशि है वही गृह क्षेत्र राशि के नाम से जाना जाता है, या भवन भी जिसे कहते हैं। तो गृह अर्थात राशि जो कि 30 अंश की होती है। अब होरा, अब होरा में क्या हो रहा है कि उस 30 अंशों को दो भागों में विभाजित कर देंगे, तो 15-15 डिग्री के 15-15 अंशों के दो भाग हो जाएंगे, ये आपका होरा कहलाएगा। तीसरा भाग जो है वो देशकांड है। अब देशकांड को तीन भागों में, उस जो 30 डिग्री था उसको तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं, पहले एक भाग रखे, फिर दो भागों में विभाजित करके देखे, अब तीन भागों में विभाजन कर रहे हैं, तो 10-10 डिग्री के तीन भाग हो जाएंगे, उसे ही देशकांड कहा गया है। इसको हम डिटेल में षड्वर्ग को आगे देखेंगे, अभी समझना है। चतुर्थांश, अब चतुर्थांश को चार भागों में विभाजित कर दिया गया, जो जब 30 को चार से डिवाइड करेंगे तो आपके पास चतुर्थांश आ जाएंगे। फिर उसके बाद में सप्तमांश आ गया, जिसे पांच पांच भाग 7 भागों में विभाजित किया गया, सप्तमांश जो पांचवा है उसको 7 भागों में विभाजित किया गया। फिर नवमांश है, उसको 9 भागों में विभाजित किया गया। दशमांश 10 भागों में विभाजित किया गया। उसके बाद में द्वादशांश है, उसे 12 भागों में विभाजित किया गया, तो दो अंश 30 कला समथिंग कुछ आता है। तो षोडशांश है, उसको 16 भागों में, विंशांश को 20 भागों में, चतुर्विंशांश जो है क्या 24 भागों में, सप्तविंशांश 27 पार्ट्स में उसको विभाजित किया गया। त्रिंशांश जो है 30 भागों में विभाजित है, वहां पर अंशादि व्यवस्था है, भिन्न भिन्न 0 से लेके 5 डिग्री तक, ये हम सब देखेंगे षड्वर्ग में आगे। खवेदांश है, अक्षवेदांश है, खवेदांश 40 भाग, अक्षवेदांश और षष्ठ्यांश 60 भाग, इस प्रकार से ये षोडश वर्ग हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम आ जाएंगे, हम षड्वर्ग की जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी पहले हम देखते हैं राशि। तो राशियों के नाम आपको अच्छे से कंठस्थीकरण करना है, क्योंकि आगे इसका विभिन्न स्थानों पर प्रयोजन है। तो राशि जो है, तत्क्षेत्रम तस्य खेटस्य राशिर्यो यस्य नायकः सूर्येन्दोर विषमे राशो समेत विपरीतकम पितरश्चंद्र होरेशा देवा सूर्यस्य कीर्तिताः राशिरर्धम भवेद् होरा ताश्चतुर्विंशति स्मृता मेषादितासाम होराणाम परिवृत्तिर्द्वयम् भवेत्। तो सबसे पहले राशि के विषय में देखते हैं। तो जिस ग्रह की जो राशि होती है उसका वह क्षेत्र कहा जाता है। तो जैसे मेष का स्वामी भौम है, अतः भौम का क्षेत्र मेष हुआ। इसी प्रकार वृषभ का शुक्र, मिथुन कन्या का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, तुला का शुक्र, वृश्चिक का भौम, धनु और मीन का गुरु तथा मकर कुंभ का शनि स्वामी होता है। सामान्य रूप से आपको यहाँ पर राशि और राशि के स्वामी का ज्ञान होना चाहिए, तो आप आसानी से जान सकते हैं। तो ये क्या है जो जानना होता है सबसे पहले, कि ग्रह कौन सी राशि में है और किसके क्षेत्र में बैठा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब मान लीजिए कि मेष राशि में बुध ग्रह बैठा है, तो बोलेंगे हम मंगल के क्षेत्र में, मंगल की राशि में बुध वहां पर विराजमान है, तो उसके अनुसार वहां पर फलादेश इत्यादि होता है। तो ये एक राशि निकालने का क्रम हो गया। तो इसके लिए आपको राशि के नाम और उसके स्वामी का नाम ध्यान में होना चाहिए। इसी प्रकार वृषभ का शुक्र, मिथुन का कन्या, तो ये राशि के स्वामी यहाँ पर कहे गए। तो विषम राशि में पूर्वार्ध, अब ये इतना ही होता है, ये जो राशि वाला विषय है इसमें इतना ही होता है। अब हमारे कक्षा का समय समाप्त होने को आया, तो हम अभी यहीं पर रुकेंगे, देखते हैं जितना हो जाए उतना करते हैं, आगे से फिर कंटिन्यू कल हम अगली कक्षा में करेंगे सोमवार से। तो अब राशि के विषय में ज्ञान हो गया, तो एक स्पष्ट दिया होगा, है ना, कि दो, मतलब ये दो राशि, तीन 13 अंश, 25 विकला, 28 विकला, इस प्रकार से चार स्थान होंगे। तो एक स्थान जो है सबसे पहला वाला जो स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड से करेंगे, तो वहां पे जो राशि है वो राशि का स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान अंश का स्थान, तीसरा स्थान कला का, और चौथा विकला का, ऐसे चार स्थान वहां पर आपको स्पष्ट ग्रह में दिखाई देंगे। ठीक है। तो राशि, राशि देखकर आपको राशि देखकर आपको समझना है वहां पर कि ये कौन सी राशि में ग्रह है, अर्थात वहां पर
दो लिखा हुआ दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि ये दो का अर्थ वहां पर ये जान में करना है कि दो पूर्ण हो चुका है। जिस प्रकार से हम 24 आवर्स का घड़ी देखते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं ना 12 बजकर इतने मिनट हुए, तो 12 तो बज चुके हैं, लेकिन आगे दूसरे 1 बजने के लिए हम प्रवेश कर चुके हैं कि 12 बज गए, अब 1 बजने वाला है। तो 1 बजने वाला है तो उसमें भी 30 मिनट हो गए हैं, इतने सेकंड हो गए जैसा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से वहां पर दो लिखा है, अर्थात वो क्या है, दो वृषभ राशि पूरी हो चुकी है, अर्थात मिथुन राशि है। मिथुन राशि में मान लीजिए सूर्य ग्रह है, बुध ग्रह है, ये हमें दिखाई देगा। अब मेष राशि लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वहां पर मेष राशि में यदि ग्रह जब रहेगा तो वहां पर एक लिखा हुआ नहीं दिखेगा, वहां पर शून्य राशि के स्थान पे शून्य लिखा हुआ दिखेगा। शून्य राशि के स्थान पर शून्य, अंश आदि के स्थान पर मान लीजिए 1 से लेकर 30 अंश तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेष जब लिखा होगा तो वहां पर शून्य लिखा होगा। मेष राशि में जब ग्रह होगा स्पष्ट, जब आप देखेंगे पंचांग इत्यादि आपके पास होगा तो आप पंचांग में लग्न और जो दैनिक स्पष्ट ग्रह दिए होंगे वहां पर आप देख सकते हैं। तो अंश के स्थान पर 30 लिखा हुआ कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि 30 डिग्री पूरा होते हुए एक राशि में कन्वर्ट हो जाता है। और कला विकला के स्थान पर 60 लिखा हुआ कभी नहीं दिखेगा, वहां पे 59 तक ही संख्या दिखेगी। जैसे ही 59 विकला हुआ तो वो एक कला बन जाएगी, है ना। और 60 विकला हुई तो एक कला बन जाएंगी, 60 कला हो जाएगी तो एक अंश बन जाएगा, वैसे ही 30 अंश हो जाएगा तो एक राशि हो जाएगी। और राशि के स्थान पर कभी 12 लिखा हुआ नहीं दिखेगा, और 12 नहीं लिखना चाहिए। और 12 12 जैसे राशि हो गया, अर्थात क्या हो गया, एक राशि चक्र पूरा हो गया, तो 12 नहीं लिखा हुआ दिखेगा। वहां पर आपको 11 लिखा हुआ दिखेगा, 11, 29, 59 इतना ही एंडिंग तक होता है। उसी प्रकार से स्टार्टिंग में 000 से स्टार्टिंग होता है, तो वहां पर मेष राशि का प्रारंभ हुआ, और इसके पहले मीन राशि का समाप्ति हो रहा है, तो 11, 29 59 से होगा। इस प्रकार के वहां पर अंशादि में जो लिखने की पद्धति है वो आपको ध्यान में रखनी होगी, अन्यथा आप थोड़ा वहां पर भ्रम में आ जाएंगे। तो ये सब सामान्य विषय है, इसको आपको ध्यान में रखना। होरा के विषय में हम अगली कक्षा में देखेंगे, यहाँ पर अभी हमारे कक्षा का समय समाप्त होने को आया, तो अभी अगली कक्षा में हम होरा इत्यादि से आगे देखेंगे, ठीक है। तो अविनाश सर आप स्टॉप कर सकते हैं अभी, स्टॉप रिकॉर्ड। हाँ सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं सर, हो गया है।